हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो ये जो हमारा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर नाइन्थ क्लास का, जो पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेटिक राइट, ये हमारा नाइन्थ क्लास का लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो ये भी वीडियो हमारे कितने पार्ट में रहेगा, इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या बिना अधिकार के लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है आज के डेट में, या अगर हम बात करें जो जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, क्या उसमें अगर व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिया जाए तो क्या आज के टाइम पे हम बिना अधिकार की लाइफ को कल्पना कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा कि जो ग्वांतानामी की जो जेल है, जो कि यूएसए में 1911 के टाइम पे यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिया गया था, उसके एग्जांपल में समझेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे जो सऊदी अरेबिया की जो सिटीजन्स है उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, उसके बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या बिना राइट्स के लाइफ एग्जिस्ट है या नहीं, या कितनी इंपॉर्टेंस रखती है डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे अधिकार। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे जो कोसोवो है उसमें जो जातीय संघर्ष हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम 3 फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, यानी कि वो 3 अधिकार देखेंगे जो कि हमें लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलता है। सबसे पहला है कि यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है, जिसको लेकर के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवेल फीचर है। फिर हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में क्या डिस्कस करेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध हमारे पास जो अधिकार है। तो हमारे जो अधिकार की जो टॉपिक्स रहेंगे, यानी कि जो हमारे जो राइट्स की जो टॉपिक्स रहेंगे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, तो 2 पार्ट्स में। और आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ विदाउट राइट्स। आज के समय में जिन लोगों के पास अधिकार नहीं है उनका जीवन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, यानी कि बिना अधिकार के जीवन में हमें देखने को मिलता है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज के टाइम की बात करें तो अधिकार क्या है, एक आदमी के लिए, या हम बात करें एक पीपल्स के लिए, ह्यूमन के लिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास हर चीज का अधिकार है, जैसे हम कहीं पे भी आजादी से घूम सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं, सब अपनी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर हमारे पास शिक्षा का जो अधिकार है, हर चीज का हमारे पास आज के टाइम पे अधिकार है। यदि ये सारे अधिकार हमें ना दिए जाते तो क्या आज के टाइम पे जैसी हमारी लाइफ है क्या वैसे ही हमारी लाइफ होती या कुछ अलग देखने को मिलती। तो अगर हम जैसे कि हमें पता है कि अभी 21 सेंचुरी में हम लाइफ, मतलब अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। आज के टाइम पे क्या है, मोस्ट ऑफ कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलता है। तो जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर भी लोगों के पास कुछ अधिकार है। लेकिन बहुत कुछ देश ऐसे भी है जहां पे लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे सऊदी अरेबिया। किसके बारे में हम समझेंगे? सऊदी अरेबिया। अरेबिया के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हो गया। ये ऐसे देश हैं जहां पे लोगों के पास अधिकार ही नहीं है, तो फिर भी वहां पे तो लोग जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आजादी से फ्रीडमली कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। वहां पे कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कौन बाहर जाके जॉब करेगा, किसको किस चीज की एजुकेशन दी जाएगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें
तो यहाँ पे लोगों के पास बहुत से ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जिससे वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंस रूप से वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे जीवन में क्या है, अधिकार एक सबसे ज्यादा, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम लेक ऑफ राइट्स की बात करें, अधिकार के अभाव की बात करें, तो शायद शायद इसके बगैर जीवन संभव उतना नहीं है, यानी कि आजादी तौर पे वो उस तरीके से जीवन सरवाइव नहीं कर सकता। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा ग्वांतानामो में जेल के अंदर जो यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा जो 600 लोगों के द्वारा बंदी बना लिया गया था, यानी कि जेल में डाल दिया गया था उसको। दूसरा हम सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, दूसरा। और तीसरा हम समझेंगे जो कोसोवो में जो जातीय नरसंहार हुआ था उसके बारे में। हम ये 3 एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर अगर राइट्स ना हो पब्लिक के पास में तो उनका जीवन किस तरीके से हो सकता है। अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबसे पहले नाम किसका आता है, यूएसए का। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूएसए इंडिपेंडेंस हुआ, उसने क्या डिसाइड किया था कि उसकी कंट्री में जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी, किसके द्वारा चुनी जाएगी, पब्लिक के द्वारा चुनी जाएगी। यानी कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम में अगर हम सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो वो निकल के आता है यूएसए। तो जैसे ही यूएसए में 1911 का जो टेरर अटैक देखने को मिला था, जो कि 2001 में हुआ, तो इसमें वहां के जो राष्ट्रपति ने क्या किया था कि वहां की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की गवर्नमेंट है, उन्होंने 600 पीपल को क्या किया था, तो ग्वांतानामो वे जो जेल है उसमें उन्होंने जबरदस्ती उसमें बंद करवा दिया गया था। और ये एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जो अमेरिका के अंदर जो 1911 इंसिडेंट हुआ था, जो टेरर अटैक हुआ था, तो इनका हाथ इन 600 लोगों का था। और ये सारे ये जो 600 लोग हैं वो क्या है, तो अमेरिका के दुश्मन है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, इस जो यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो 600 लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया, तो इन पे कोई भी इंडिपेंडेंस रूप से इन्वेस्टिगेशन देखने को नहीं मिला था। ना इनके डिफेंस में कोई लॉयर था, ना ना ये अपने डिफेंस में कोई भी बात रख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने जो व्यूज है, अपनी जो बातें रखने का जो अधिकार था, वो यहाँ पे इन 600 लोगों से छीन लिया गया। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जाए, यदि लोगों को अधिकार ना दिया जाए तो उनकी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो वो इस एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की गई है कि यदि जब इनको अपनी बात रखने का ही अधिकार नहीं दिया गया, इनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया, तो ये अपने आप को कैसे प्रूव कर पाते कि ये सही है या नहीं, या इन 600 लोगों का हाथ जो हमारा 9/11 का अटैक था उसमें था या नहीं। तो गवर्नमेंट ने फोर्सली इन्हें क्या किया था, तो 600 लोगों को जेल में बंद कर दिया था। तो यहाँ पे हमें एक अधिकार का हनन देखने को मिला। अब बात करते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वहां के लोगों के पास कौन कौन से अधिकार है। तो सबसे पहले अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में किसका रूल से देखने को मिलता है, राजा का रूल देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं किंग का। किसका कहते हैं, किंग का रूल हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे जो लोग होते हैं, यानी जो सऊदी अरेबिया के जो सिटीजन्स हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए किसको, गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके। उनके पास सरकार चुनने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो किसके द्वारा चुनी जाती है, तो वहां पे राजा के द्वारा ही चुनी जाती है। उसमें पब्लिक का कोई भी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। यदि हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो उसमें चाहे लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है, तो पीपल्स के द्वारा ही चुना जाता है। और डेमोक्रेटिक में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो पीपल्स के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन अगर हम सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स की बात करें तो जैसे हमारे पास राइट टू वोट है, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है, राइट टू वोट देखने को मिलता है। यानी कि हमें अपनी सरकार को चुनने का पूरा अधिकार है, चाहे हम लेजिस्लेटिव की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें। तो उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है वहां के लोगों के पास ऐसा कोई भी अधिकार देखने को नहीं मिलता है।
एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन होंगे, लेजिस्लेटिव मेंबर कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? तो सऊदी अरेबिया में जो किंग है वो डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? तो सऊदी अरेबिया के किंग। फिर वहां के जो सिटीजन्स है उनका कोई भी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है किसमें? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जो पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन लड़ती हैं अपना एक सिंबल लेकर के, उस तरीके का कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पब्लिक का कोई भी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। यदि हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में क्या है कि कोई भी आदमी अपना एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। और यदि चुनाव में जीत करके आता है तो वो भी क्या होगा? पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इस तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन हमें सऊदी अरेबिया में देखने को नहीं मिलता है। अब वहां पे जैसे हमारी कंट्री में क्या है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, यानी कि हम अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? किसी भी रिलीजियस में आस्था रख सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को मान सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलीजियस का हम स्वतंत्र पूर्वक होकर के उसका पालन, यानी कि इंडिपेंडेंस होकर के हम उसका पालन कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई अधिकार हमें सऊदी अरेबिया के लोगों के पास देखने को नहीं मिलता है। और वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको क्या है? एक इक्वल राइट्स देखने को मिलता है। जबकि अगर हम सऊदी अरेबिया में बात करें तो ह्यूमन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। जो राइट्स अगर एक मेल पर्सन को दिया गया, उससे कम राइट्स ही किसको दिया जाता है? एक ह्यूमन को दिया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो सऊदी अरेबिया में क्या है, ह्यूमन को बहुत से ऐसी जगह है जहां पर जाने के लिए क्या है? प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वहां पे महिलाएं नहीं जा सकते। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये था 2 एग्जाम्पल। अब तीसरे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में ये था कि जो यूगोस्लाविया था उसमें अपने विभाजन से पहले, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले वो क्या था? एक स्मॉल प्रोविंस था, यानी कि एक छोटा सा प्रांत था। जैसे और उसकी जो आबादी थी, यानी कि अगर हम उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो उसके पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन सी जाति लोग को देखने को मिलते हैं? तो लेबियन देखने को मिलते थे। कौन? लाबियन, यानी कि लाबियानी देखने को मिलते थे। और देश में वो क्या? सर्व बहुमत में थे, यानी कि वो सबसे ज्यादा बहुमत में थे। तो जो हमारा यूगोस्लाविया, उसमें सबसे ज्यादा आबादी किसकी देखने को मिलती है? तो अल्बानी गाय की आबादी देखने को मिलती है, यानी कि उनकी मेजोरिटी वहां पे सबसे ज्यादा थी। तो उस टाइम पे क्या है, एक नैरो माइंड वाले व्यक्ति जो कि जहां सर्व नेशनलिस्ट, जो कि हम मेलोसेविक वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि वो चुनाव जीत करके अपनी सरकार बनाते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा था कि उनके कंट्री में जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं उनको क्या करे? सप्रेस कर दे, यानी कि उनके अधिकारों को दबाया जाए। और उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें शत्रुतापूर्ण से देखते थे। यानी कि उनकी कंट्री में जितने भी जो माइनॉरिटीज थे वो किस रूप से देखते थे? अपने कंट्री के जो माइनॉरिटीज है तो उन्हें वो किस नजरिए से देखते थे? उनको वो देखते थे एक एनिमीज के नजरिए से। वो चाहते थे कि या तो जितने भी जो माइनॉरिटीज है वो क्या करे, या तो उनका देश छोड़ के बाहर चले जाए, या वो मतलब वो अपना देश छोड़ दे। यानी कि वो चाहते थे कि जितने भी जो उनकी कंट्री की जो माइनॉरिटीज है वो क्या करे, इस देश को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाए। इस तरीके से वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज है उनके अधिकारों को दबाना चाहता था। तो ये 3 एग्जाम्पल में हमने ये समझने की कोशिश की, यदि अधिकार नहीं दिया जाए लोगों को तो उस पीपल्स के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसका समाधान कोई भी निकालने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए आज के टाइम पे क्या है, हर एक पर्सन को क्या है, राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि यानी कि उसे अधिकार चाहिए अपने इस लाइफ को सरवाइव करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आज के डेट में किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता है तो वो क्या है, एक गुलाम व्यक्ति है, क्योंकि उसको किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे कि एक गुलाम व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है, वो अपने शासक के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो इसीलिए उसको हम एज अ सर्वेंट मान लेते हैं, यानी कि स्लेव मान लेते हैं। उसको एज अ स्लेव की तरह हम उसके जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और एज अ स्लेव की तरह लाइफ सरवाइव ना करे कोई भी व्यक्ति, तो इसीलिए क्या है, तो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के लिए जो राइट्स अधिकार है वो एक जरूरी यानी कि एक इम्पोर्टेंस
बन जाता है। अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के अंदर तो कौन कौन से राइट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड डेमो प्लस क्रेटिक, यानी या बात करें या क्रेसी, यानी कि डेमो मतलब हो गया तो आपका पेपर, और यहाँ पे आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक के द्वारा जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है तो उसी को कहते हैं हम डेमोक्रेटिक। यानी कि अगर हम डायरेक्ट इजी लैंग्वेज में बात करें, पीपल्स के द्वारा जब अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं उसे हम, डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सबसे पहले जो अधिकार मिलता है वो किसका मिलता है, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का। किसको चुनने का अधिकार मिलता है, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि जब लोगों को अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार रहता है तो गवर्नमेंट के माइंड में फिर गवर्नमेंट क्या है, तानाशाह होकर के अपना काम नहीं कर सकती है कि वो क्योंकि अगर वो तानाशाह होकर के अपना काम करेगी तो पब्लिक उसको हटा करके अपने किसी और लीडर को चुन लेगी। तो अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक में जितने भी जो लीडर्स होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो एक पीपल, उस पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि उन्हें चुन करके भेजती है। हम सभी यानी कि अगर हम बात करें हम सभी बिना किसी डर और बुरे व्यवहार के बिना यानी कि खुशी से जीना चाहते। अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम हैप्पीली अपने लाइफ को क्या करें, सरवाइव करते रहे, जिसमें भी कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे। इस तरीके का आज भी हम लाइफ जीना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार यानी कि दूसरों के अपेक्षा हम यानी कि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ना करें या हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम किसकी बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, यानी कि अधिकार की बात करते हैं। तो जैसे कि देख यहाँ पे इसी तरह हमारे कार्यों को भी दूसरों को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि कोई हमें हार्म ना पहुंचाए या हम किसी को हार्म ना पहुंचाए, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, राइट्स की। तो फिर अगर हम बात करें, देखिए अधिकार हमें तभी मिलता है यानी कि राइट्स हमें तभी मिल सकता है जिसको क्या करे, जो कि अपने जो दावे हैं यानी कि जो अपनी क्लेम है उसको वो क्या करे, इक्वली क्या करे, वो अपने दबाव को क्या करे, सामने रखे और वो समान रूप से संभव हो। ऐसा नहीं है कि हम अगर हम कह दें कि हमें कभी ना मरने का अधिकार चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है, तो ये हमारा अधिकार नहीं होगा। अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश, जैसे ये एक एक्स पर्सन है और वो कहता है कि मैं कभी ना मरूं, मुझे ऐसा अधिकार चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये नेचर है कि अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो ऐसी बातों के लिए अधिकार की मांग करता है जो संभव ही नहीं है, तो वो अधिकार कभी अधिकार ही नहीं बन सकता। अधिकार तभी बनेगा जब वो अपने क्लेम को उसका जो क्लेम है वो क्या हो, पॉसिबल हो। क्लेम क्या हो, पॉसिबल हो। अगर क्लेम ही इम्पॉसिबल है तो वो अधिकार बन ही नहीं सकता। यदि कोई मान लीजिए वाई पर्सन है, वो कहता है कि यदि मैं 5 लोगों का मर्डर कर दूं और मुझे कोई भी जेल ना पहुंचाया जाए, अगर एक वाई पर्सन कहता है कि अगर वो 5 लोगों का अगर वो मर्डर कर दे तो उसको जेल ना हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे हमारे सोसाइटी को क्या हो रही है, नुकसान हो रही है और दूसरे की लाइफ को प्रॉब्लम्स में पड़ रही है। तो ऐसे क्लेम को कभी भी अधिकार नहीं बनाया जा सकता। उसी क्लेम को अधिकार बनाया जाएगा, उसी क्लेम को राइट्स बनाया जाएगा जो क्या हो, पॉसिबल हो। जैसे कि अगर कोई कहता है कि उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए तो वो बिल्कुल एक क्या बन सकता है, राइट। अगर कोई बात करता है कि उसे एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए तो बिल्कुल ये पॉसिबल है और तब ये एक क्या बन सकता है, तो राइट बन सकता है, अधिकार बन सकता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसे इजिली क्या कर सकते हैं, ये इजिली एक्सेप्ट करके हम इसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं या कुछ ऐसे अधिकार की जो पॉसिबल है तो वो हमारे लिए अधिकार बन जाता है।
और वो अधिकार तभी बनता है, यानी कि एक अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे, सम्मान करने का दायित्व के साथ आता हो। यानी कि अगर कोई पर्सन कहे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल से समझा कि अगर एक वाई पर्सन है, वो कहता है कि मैं 5 लोगों का मर्डर कर दूं या 5 लोगों को मैं चोट पहुंचाऊं और उससे राइट टू फ्री, यानी कि उसको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार हो, तो ये अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको अधिकार दे दिया जाए तो ये जिस 5 पर्सन को या किसी भी पर्सन को अगर ये हार्मफुल पहुंचाएगा तो उसके अधिकार का क्या होगा? हनन होगा। तो ऐसे राइट्स को भी अधिकार नहीं बनाया जा सकता है जो कि दूसरे राइट्स को क्या करे? अबॉलिश करे, यानी कि दूसरे के राइट्स, दूसरे के अधिकार को दबाए। तो ऐसे भी राइट्स को अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी अधिकार तभी बनेगा, यानी कि जो कि सोसाइटी के लिए क्या हो, एक सोसाइटी पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट अगर डालता हो, तो भी कोई ऐसी क्लेम जो कि कहा कि इसे अधिकार चाहिए, तो वो अधिकार हमारा बन सकता है। और इसी वजह से क्या है, टाइम टू टाइम पे क्या है, हमारे सोसाइटी में जो अधिकार हैं वो क्या होते रहते हैं, तो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। और टाइम टू टाइम हमारी जो राइट्स हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या बात करें कि आज के टाइम पे क्या है, पॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की लाइफ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्ड्स करने का काम करते, तो उन्होंने कहा कि एक प्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बात करें एक ड्यूटी बना दी गई। और राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया, तो ऐड कर दिया गया। राइट टू लाइफ में उसको क्या किया, तो ऐड कर दिया गया। सिर्फ इसलिए, क्यों? क्योंकि ये एक पॉसिबल क्लेम था कि आज के टाइम पे हमें एक प्योर एनवायरनमेंट में रहना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की है। और इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या करें, क्लीन करें। तो ये एक पॉसिबल राइट था, इसीलिए हमने इसको राइट टू लाइफ में ऐड कर दिया। और टाइम टू टाइम हमारे राइट्स क्या होते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो राइट्स तभी पॉसिबल है जब अगर किसी राइट्स के बारे में कहा जाए या किसी राइट्स की मांग की जाए और वो राइट्स क्या हो, वो अधिकार संभव हो। तो वो राइट्स हमें दिया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके वो राइट्स हमें प्रोवाइड कराई जाती है। और ये किसमें? ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, तो पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाती है। अब देखिए, किसी भी दावे को अधिकार कहा जा सकता है यदि उसमें निम्नलिखित 3 गुण हो। यानी कि अगर हम बात करें, ये अगर 3 फीचर्स किसी भी क्लेम में हो तो वो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसको राइट, यानी कि हम अधिकार कह सकते हैं। पहला क्लेम क्या हो, वो एक रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि वो क्या हो, एक ऐसा क्लेम हो जिसपे काम किया जा सकता है, या एक वो किसी के प्रति क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, पहला। दूसरा, अगर कोई क्लेम किया जा रहा है वो समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और समाज उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें सरकार चुनने का अधिकार है, या हम यहाँ पे ये समझते हैं अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कल्चर का अधिकार है। इसका अधिकार है कल्चर का। तो ये अधिकार तभी बना जब इसको समाज ने एक्सेप्ट किया, हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया, हमारी सोसाइटी ने इसको मान्यता दी, तभी जाकर के ये हमारा क्या बना, तो एक अधिकार बन सकता है। यदि हमारा समाज ही अगर कोई अधिकार को मान्यता ना दे तो वो हमारा राइट्स कभी भी नहीं बन सकता। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कि आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट ये अधिकार दे दे कि आज से क्या होगा, सिर्फ मेल पर्सन ही क्या हो सकता है, तो काम करने का अधिकार होगा, फीमेल को नहीं, तो ये अधिकार क्या होगा, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक को तो प्रॉफिट है, दूसरे को लॉस हो रहा है, दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जब अगर इसको जब समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो ये हमारा राइट कभी बन ही नहीं सकता है, ये हमारा राइट कभी बनेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि इसको हमारी सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो अधिकार किस काम का? तो दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी अधिकार मांग की जा रही हो उसको क्या हो, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, तभी जाके वो हमारा एक अधिकार कहलाएगा। फिर क्या हो कि जो भी क्लेम किया जा रहा हो वो कानून के द्वारा स्वीकृत, यानी कि लॉ के द्वारा उसको क्या दिया जाए, परमिट किया जाए। जब कोई भी अधिकार लॉ के द्वारा परमिट किया जाता है तभी वो हमारा एक प्रॉपरली क्या बनता है, राइट यानी कि अधिकार बनता है। तो इसी तरीके से जब कानून के द्वारा कोई क्लेम को क्या क्या राइट्स की मान्यता दे दी जाती है तब जाके वो हमारा राइट्स बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जैसे राइट टू लाइफ, या बात करें हम राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने हमें एक अधिकार दे दिया, राइट टू एजुकेशन। और क्या किया, एक ड्यूटी बना दी गई, एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई पेरेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई, जिसके अंदर क्या है 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों को क्या है तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। तो ये तभी संभव हुआ जब इसने क्या किया, इन तीनों शर्तों को पूरा किया। पहला, ये एक रिस्पॉन्सिबल क्लेम था। दूसरा, सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया। और तीसरा, इसको कानून के द्वारा स्वीकृति यानी कि कानून के द्वारा इसको परमिट कर दिया गया। तब जाके ये हमारा एक क्या बन गया, राइट टू एजुकेशन एक अधिकार बन गया। अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में, यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक है उसमें अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर ऐसी क्या है डेमोक्रेसी कंट्री में जो हर एक पर्सन को क्या है अधिकार की ही आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उन्हें अधिकार देना ही देना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारी कंट्री आजाद हुई तो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में जो लीडर्स होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, पब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाएंगे, पब्लिक के द्वारा। तो पब्लिक कैसे चुनेगी, उन्हें वोट दे करके। यानी कि जो इस पार्टी को या जिस लीडर को वो चाहते हैं, पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, एक जो इलेक्शन सेंटर होता है, वोटिंग सेंटर, तो वहां आए और जो भी उनके जो पार्टीज हैं या जो उनके लीडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव में अपने वोट को दे। तो यहाँ पे इस सबसे पहले जो डेमोक्रेसी कंट्री में अगर हम राइट्स की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो तानाशाह के रूप में काम ना करे, इसीलिए क्या है तो हमारी कंट्री में क्या है तो राइट टू वोट, यानी कि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। कि अगर कोई भी, जैसे कि अगर हम बात करें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो पीपल्स के, हर एक आदमी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनके पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने वो लीडर्स को वो क्या करे, चुन सके। उसके बाद अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, वहां पे जो इलेक्शन होता है उसमें पब्लिक अपने व्यूज को एक्सप्रेस करती है, यानी कि अपने विचार को रिप्रेजेंट करती है और स्वतंत्र रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे करके, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी पब्लिक की व्यूज है वो क्या करते हैं, वोटिंग के टाइम पे ये राइट टू वोट के अंडर में रह करके वो अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करती है और जो भी इलेक्शन के जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें लोगों के पास अधिकार सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेशन में रह करके क्या करे, काम कर सके और पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। इसमें काम करे पब्लिक के इंटरेस्ट में। यदि पब्लिक के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो पब्लिक क्या करेगी, इस एक गवर्नमेंट को हटा करके दूसरे गवर्नमेंट को चुन लेगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होते हैं वो ज्यादातर जो काम करते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही रह करके करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अधिकार है वो बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। यानी कि यहाँ पे ये समझने की समझाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पास जो राइट्स हैं, राइट्स क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का। वो कैसे, क्योंकि जैसे अभी हमने जो पीछे 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे उसमें क्या था कि जिन कंट्री के पास पीपल्स के पास राइट्स नहीं है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझा कि जो कोसोवो में जो जातीय नरसंहार हमें देखने को मिला था, इसमें क्या था कि जो नेग्रो, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में समझा था कि जो कोसोवो में जो गवर्नमेंट चुन के आई वो उसने क्या किया था, जो भी माइनॉरिटीज थे उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था।
तो इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किया जाता है, तो राइट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसके, तो अगर हम बात करें जिसमें कि हाँ रिजर्वेशन टाइप में दे दिया जाता है, या कि अब बात करें हम राइट टू जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन भी क्या करता है, एक तरीके से जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को किससे प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, मेजोरिटी से। क्यों, क्योंकि चाहे माइनॉरिटी हो, सॉरी चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी, चाहे माइनॉरिटीज हो, दोनों को क्या है इक्वल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जा सके। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा दोनों के लिए ही एक समान राइट्स दिए गए, और जो माइनॉरिटीज है इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए। जैसे कि हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। फिर अगर हम बात करें जो हमारे पास जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या करते हैं, जो कभी कभी हमारे सोसाइटी में जो जो हमारे सोसाइटी में डिस्टरबेंस देखने को मिलती है कि जैसे कि अगर हम बात करें माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में जो कभी कभी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, इसको भी रोकने का काम हमारी राइट्स अधिकार करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अधिकार की स्थिति को बिगड़ने पर भी एक तरह की गारंटी जैसा है, यानी कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा ना बढ़ जाए और भेदभाव ज्यादा ना बढ़ जाए, तो इसके लिए भी जो हमारा अधिकार है वो क्या करते हैं, इसको रोकने का काम करता है। यानी कि हमारे सोसाइटी में जो यूनिटी है, अगर डायरेक्टली हम समझे तो जो हमारे राइट्स हैं वो क्या करते हैं, यूनिटी को बनाने का काम करती है, यूनिटी को तोड़ने से रोकती है हमारे अधिकार। इसीलिए हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि अगर जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री एक क्या है, डाइवर्सिटी कंट्री, डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं, काफी डाइवर्सिटी है, और उसके बाद भी हम सब एक यूनिटी में रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास अधिकार ही इस तरीके से दिए गए हैं जो कि हमें एक यूनिटी में करके रखने का काम करता है। उसके बाद देखिए सरकार भी कभी कभी तानाशाह करने लगती है, इससे बचने के लिए संविधान बनाया गया जिसमें सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जो तानाशाह करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के तानाशाह को रोकने के लिए किसका निर्माण किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर क्या है, पब्लिक के पास राइट्स दिए गए हैं, और जिसको गार्डियंस करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ इसलिए ताकि गवर्नमेंट क्या है एक लिमिटेशन के अंदर रह करके काम कर सके, उससे बाहर जा करके काम ना करे। यानी कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को लिमिटेशन लगाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्कस करेंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम इसके जो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।